हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान। आपकी कक्षा 8 की एक पुस्तक है, उसमें संविधान के बारे में चर्चा की गई है। उस पुस्तक को ही आज हम समझाएंगे। उस पुस्तक से ही आपको हम आज बताएंगे कि उसमें क्या है। आप इस वीडियो को देखिएगा और सभी बच्चे समझ जाइएगा, जो ज़्यादातर क्लास 8 के बच्चे हैं। बड़ों के लिए भी है, बड़े भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक जो छोटी जानकारी है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, इसमें वो चीज़ दी गई है। तो मान लीजिए कि संविधान क्या है। संविधान के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो मान लीजिए कोई खेल खेलते हैं, किसी भी प्रकार के खेल खेलते हैं, तो उसमें एक तरह का नियम और कायदे होते हैं। तो खेल खेलने में जब नियम और कायदे होते हैं तो उससे किसका पता चलता है? एक अंतर का पता चलता है, कायदे कानूनों का पता चलता है। तो संविधान भी क्या है कि इन खेलों के स्वरूप को समझने के लिए जो नियम कायदे कानून होते हैं, उसी तरह से संविधान है। इस प्रकार हम हमारे देश के, समाज के और घर परिवार को चलाने के लिए जो मूलभूत नियम होते हैं, हम उनको समझते हैं, संविधान के द्वारा समझते हैं। इन्हीं से हमारे देश और समाज की रूपरेखा बनती है। बहुत बड़े समाजों में विभिन्न समुदाय, गुट और कबीले एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। क्यों रहते हैं? उनके साथ सामंजस्य। वहाँ आपसी जो आम सहमति है, उनके सहमति से नियमों और कायदे कानूनों को तय किया जाता है। आज दुनिया के लगभग सभी देशों और समाजों में यह आम सहमति नियमों और कायदों कानूनों का रूप ले लेती है। जिस दस्तावेज में ये नियम व कायदे कानून कलमबद्ध होते हैं, लिखे होते हैं, उसे ही संविधान का दर्जा मिलता है। संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा, इस अध्याय में हम इस बात की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे। ये हमारा एक अध्याय है। समझिए कि इस अध्याय से हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, ये आपके कक्षा 8 का पॉलिटिकल साइंस का एक अध्याय है। यही इस बात को समझिएगा। ये पहली वीडियो है कक्षा 8 के बच्चों के लिए, ठीक है। तो हम बात करते जाएंगे, आप ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। तो लोकतंत्र, फिर बात करेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ पे लोगों का शासन हो, जहाँ पे लोगों की बातें मानी जाती हों, लोगों के बारे में सोचा जाता हो, ये लोकतंत्र है। तो जो लोकतंत्र है, इनके बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे कि क्या है, कैसे है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। तो देखिए, आज संसार के लगभग सभी लोकतांत्रिक, साम्यवादी और जो पूंजीवादी देश हैं, व्यवस्थाओं वाले देश हैं, अपने पास अपने अपने संविधान हैं। भारत और जो अमेरिका है, दुनिया के 2 सबसे बड़े शक्तिशाली देश हैं। जबकि चीन और क्यूबा में अभी भी साम्यवादी व्यवस्था हो गई है। चीन और क्यूबा में अभी भी साम्यवादी व्यवस्था है, जहाँ पे संविधान उतने अच्छे से लागू नहीं है जिस तरह से लोकतांत्रिक देशों में लागू होती है। लोकतांत्रिक देशों का संविधान और साम्यवादी देशों का जो व्यवस्था है, दोनों के अलग अलग हैं। तो जहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था है, उस तरह वहाँ पे समझिए एक तरह से राजशाही व्यवस्था चलती है। कुछ देशों में फौजी शासन व्यवस्था भी है, जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा पावर फौजियों को है, सेनाओं को है। लेकिन इन सभी देशों का अपना अपना एक संविधान है। सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो हमको समझना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है संविधान का। हमारे समाज की आधारभूत रूपरेखा हमारे संविधान ही तय करता है। यह कई उद्देश्यों को उजागर करता है। संविधान उन आदर्शों और नियमों को भी तय करता है, सूचीबद्ध करता है, जिसमें कि नागरिक अपने राष्ट्र में, अपने देश में अपनी मर्जी से रह सकता है, अपने अनुसार सोच सकता है, अपने अनुसार कामों को कर सकता है। संविधान है क्या, इस बात का हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि संविधान क्या है। शुरू में बता दिया संविधान क्या है, खेलों के बारे में एग्जाम्पल दे करके। थोड़ा और भी देख लेते हैं कि संविधान क्या है। संविधान समझिए एक नियमों का समूह है। जो नियम होते हैं देश को चलाने के लिए, राष्ट्र को चलाने के लिए, उसके जो नियम है वो संविधान में निहित है। संविधान में ही सब कुछ दे दिया गया है कि कैसे देश को चलाना है, ठीक है। किसी देश में मान लीजिए विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जातियों के लोग रहते हैं, संप्रदायों के लोग रहते हैं। उनके बीच बहुत सी बातें होती है ना, और बहुत सी बातों पर उनकी असहमति भी होती है। लेकिन संविधान के शाश्वत नियम सबके ऊपर एक समान से ही लागू होते हैं, किसी के पास अलग अलग लागू नहीं होते। सबके लिए संविधान बराबर है। तो संविधान जब बराबर है तो हमको समानता भी देता है। संविधान बराबर है तो वास्तव में संविधान नियमों और कानूनों का एक ऐसा समूह है जिसके अनुसार देश के नागरिक अपने देश को चलाते हैं। संविधान के जरिए एक देश के लोग अपनी सरकार के स्वरूप को भी तय करते हैं और इसके आदर्शों पर विकसित अपनी जो समझ है वो भी, उनकी भी रक्षा करते हैं। हमें क्या समझ में आती है, हम अपने समाज के लिए क्या सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, खराब सोचेंगे। ज़्यादातर तो अच्छा ही सोचेंगे, खराब तो सोचेंगे नहीं, वो संविधान में आएगा नहीं। तो अच्छे सोचने के लिए संविधान हमको अनुमति देता है, ठीक है। हम अपने आप में, अपने देश में, एक लोकतांत्रिक देश में सर्वोच्चता का प्रतीक माना जाता है अपने संविधान को। संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। जिस तरह से किसी धर्म में
उनके धर्म ग्रंथ को सर्वोच्च माना गया है। उसी तरह समझिए एक देश के लिए ये एक ग्रंथ है, देशवासियों के लिए ग्रंथ है, उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी देश में मान लीजिए सर्वोच्च सत्ता किसकी है, सबसे ज़्यादा बलशाली कौन है, यह बात वहाँ का संविधान तय करता है। एक उदाहरण समझिए आप कि जो नेपाल था, नेपाल में अपने देश में एक अंतरिम संविधान की स्वीकृति दी गई थी कुछ समय पहले। ठीक है, वहाँ का जो पुराना संविधान था, शासन की सर्वोच्चता सत्ता राजा के पास थी, लेकिन नेपाल के लोग कई दशकों से लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए संघर्ष करते आ रहे थे, मांग करते आ रहे थे कि भैया हमको लोकतांत्रिक सरकार चाहिए, इस वाले सरकार में मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत परेशानी होती थी। लोकतांत्रिक सरकार या लोकतांत्रिक देश ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें लोग अपनी स्वतंत्रता से जी सकते हैं। चाइना में अभी एक सिंजियांग प्रांत है, वहाँ पे एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिसको चीन परेशान कर रहा है। तो ऐसी जो घटनाएं होती है तो साम्यवादी व्यवस्था में हो रही है, जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती वहाँ पे ऐसी दिक्कतें नहीं आती। तो लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों को अपने अधिकार होते हैं, मूलभूत अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, लेकिन साम्यवादी देशों में ऐसा कुछ नहीं है। तो नेपाल के लोग लड़ रहे थे बार बार कि हमको भाई लोकतांत्रिक देश चाहिए, हमको लोकतांत्रिक देश चाहिए। तो इतना करते करते अनेक आंदोलनों और बलिदानों के बाद जो है आखिरकार राजा को सत्ता छोड़नी पड़ी और 2006 में वहाँ राजतंत्र का अंत हो गया। 2006 में वहाँ पे राजतंत्र का अंत हो गया। तो लोकतंत्र के मार्ग पर चलने हेतु नेपाली जनता को एक नए संविधान की आवश्यकता है। पुराने संविधान में उन आदर्शों के लिए कोई स्थान नहीं था जिनके लिए एक नेपाली जनता लंबे समय से लड़ रही थी। तो अब समझिए कि संविधान का एक दूसरा मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान के अनुसार शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में थी, लेकिन अब नए अंतरिम संविधान के अनुसार देश में शासन की बागडोर किसके हाथ में, जनता द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के हाथ में चली जाएगी, जिसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, जिस तरह हमारे देश में होता है। लोकतांत्रिक देशों में जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, जो नियम होते हैं, जो कायदे होते हैं, उसको तय करने में संविधान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में जनता द्वारा जो चुने गए नेताओं द्वारा जो सत्ता की गलत उपयोग की आशंका हमेशा बनी रहती है। मान लीजिए इस आशंका से छुटकारा पाने के तरीके संविधान में मौजूद नहीं रहते तो क्या होता, छुटकारा मिलता नहीं मिलता। तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राजनेता के साथ साथ कभी अनजाने में अगर भारी अन्याय कर बैठते हैं तो इससे भी हमको रक्षा कौन करता है, संविधान ही हमारी इसकी रक्षा करता है। तो लोकतंत्र में सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी जो नियम है वो संविधान ही तय करता है। भारत के संविधान में भी ऐसे बहुत से कानून मौलिक अधिकारों के रूप में मौजूद हैं। भारत के संविधान में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारा जो संविधान है देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह अपने से नीचे वाले समूह को दबा नहीं सकता है, मार नहीं सकता है, कमज़ोर वाले को दबा नहीं सकता है, शोषण नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज़ से हमको संविधान ही जानकारी मिलता है। इसके कारण सब लोग एक दूसरे से नियमों से बचे रहते हैं और लोगों को कोई सताता नहीं है। अक्सर लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुसंख्यक जो गुट होता है अल्पसंख्यक गुट की सहमति के लिए बिना ही अपने हित में फैसले लागू कर देता है। अभी क्या हुआ है, चाइना में भी बताया कि सिंजियांग प्रांत में जो लोगों को होम अरेस्ट कर दिया गया है, उनके घर के बाहर एक सेना लगा दी गई है, तो उनकी स्वतंत्रता तो छीन गई है। अब जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो बहुसंख्यक समुदाय उनको दबा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जो समुदाय है वो, उनको कौन सा समुदाय कहा जाता है, देखिए मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उस समुदाय वो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय हैं जिनको चीन वाले दबा रहे हैं कि भाई तुम यहाँ पे अल्पसंख्यक हो, तुमको मारेंगे पीटेंगे। तो ये लोकतांत्रिक देशों में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर संविधान नहीं रहेगा तो निरंकुशता पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। तो इससे समाज में बहुसंख्यक गुट के जो फैसले होते हैं उनका जो खतरा होता है वो ख़त्म हो जाता है। हमारे संविधान हमारी रक्षा कर देता है कि चलो हम तुम्हारी रक्षा कर देते हैं, उसके लिए संविधान बना हुआ है। लेकिन संविधान यह भी ख्याल रखता है कि अल्पसंख्यक गुट बहुसंख्यकों के लिए समानता उपलब्ध किसी वस्तु से वंचित न रह जाएं। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि मूलभूत सुविधाएं जो ऊंचे तबकों को मिलती है, यानी जो ज़्यादा संख्या में है, अल्पसंख्यकों को भी वो लाभ मिलने चाहिए, यह भी संविधान तय करता है। सारे नियम कानून संविधान में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जो बहुसंख्यक के अल्पसंख्यकों पर जो ये दबदबा या निरंकुशता होता है, इस पर भी रोक लगाना संविधान का एक महत्वपूर्ण अहम काम है।
मान लीजिए एक दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक बोल सकते हैं, अंतर सामुदायिक वर्चस्व बोल सकते हैं। ज़्यादातर गाँवों में होते हैं, डॉन टाइप के आदमी होते हैं तो किसी को मार पीट बैठते हैं, तो जैसे क्या बोलते हैं, अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। एक छोटे से जगह पर दो आदमी के बीच झगड़ा हो रहा है, दो गुटों के बीच झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है। अब देखिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती क्यों है, क्या ज़रूरत है। अभी हमने सारी बातों को आपको बताया, ये सारी बातें जो हमने कही अभी, इसीलिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है कि आपको कोई मार न दे, पीट न दे, आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन न कर ले। इसलिए तो कई बार जब हम किसी मसले पर क्षणिक मतलब गंभीरता और तलखों से सोचने और फैसला लेने लगते हैं, तब ऐसे विचार या फैसले व्यापक रूप से हमारे हितों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा कम भी नहीं सोचना है। सोचना हमेशा अपने देश के हित में है, हमेशा अपने समाज के हित में है। इसी के लिए संविधान हमको अनुमति देता है। संविधान को हम मानते हैं कि हमारी संविधान हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो हम भी संविधान को मानेंगे। तो संविधान देश के लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़े उन सिद्धांतों को भी ठेस पहुंचाने वाले फैसले से जो फैसला होता है उससे रोकता है कि कई बार हम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की शासन व्यवस्था की खामियों से परेशान होकर सोचते हैं कि देश का जो शासन है वो शासन व्यवस्था एकदम बेकार है, अच्छा नहीं है। मान लीजिए कि देश का शासन जो है सेना चला रहा है अथवा कोई तानाशाह चला रहा है, तो लगेगा कि अरे ये अच्छा काम नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक देश में चला रहा है तो ये अच्छा नहीं कर रहा है। तो हमारे देश की जो मूलभूत संरचना है और हमारे सारे हितों को जो तहस नहस कर देगा। संविधान किसी देश में नागरिकों को उनके अधिकारों का आश्वासन देने के साथ साथ उनके अधिकारों की स्वतंत्रता का भी रक्षा करता है। तो ये चीज़ संविधान हमें देता है। इस बात को याद रख लीजिएगा कि संविधान ही एक ऐसा चीज़ है जो हमको भारत में जीने दे रहा है। किसी लोकतांत्रिक देश में जीने के लिए एक संविधान की ज़रूरत होती है। अगर संविधान नहीं होंगे तो आप जी भी नहीं पाएंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ठीक है। अब देखिए 1857 की क्रांति के बाद और जो विशेषकर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन था काफ़ी जोर पकड़ चुका था। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही भारत के राष्ट्रवादी जो नेता थे इस बात की कल्पना करने लगे थे कि स्वतंत्र भारत की संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए। सोचने लगे थे वो तो कि किस प्रकार की होनी चाहिए संरचना। तो संविधान उस समय ये हो रहा था, बन रहा था। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था उस समय। तो स्वतंत्र भारत की संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए, अंग्रेजी राज में उन्होंने जिन नियम कानूनों को मानना पड़ता था, यानी कि अंग्रेज का जो शासन था उस समय जिस नियम कानून को उनको मानना पड़ता था, उसके अत्याचारी और कठोर स्वभाव से उन्हें यह बात समझ में आ गई थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। एक ऐसा लोकतांत्रिक देश जिसमें हर आदमी को बराबरी का दर्जा हासिल हो और सभी को सरकार में भागीदारी का हक हो। सभी नागरिकों का जो मौलिक अधिकार था, सभी नागरिकों के जो मौलिक अधिकार थे उनको मिलने चाहिए। किसी के मौलिक अधिकार नहीं छीनने चाहिए, सभी को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। तो इसके बाद यह तय किया गया कि देश में उसे चलाने के लिए नियम और तौर तरीके क्या होने चाहिए। लेकिन यह काम केवल कुछ लोगों के बस की बात नहीं थी उस समय संविधान बनाने के लिए, और न ही इसका कोई आसान फार्मूला था। तो 1946 में गठित की गई थी एक संविधान सभा गठित की गई थी 1946 में। लगभग 300 विद्वान नेता और समाज सेवी शामिल हुए थे। इन लोगों ने भारत के भावी संविधान के लिए दिन रात काम किया और अगले 3 वर्षों तक संविधान सभा की अनेक बैठकें हुई। अब बहुत सारी चुनौतियां आ रही थी उसमें, अनेकों चुनौतियां थी इसके बनाने में, क्योंकि भारत विभिन्न समुदायों का देश था, विभिन्न जातियों का देश था, विभिन्न धर्मों का देश था, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी और संस्कृतियों का भी देश रहा है। इसलिए संविधान सभा के सभी सदस्यों को संविधान का जो निर्माण करते समय जो बड़ी जिम्मेदारी से काम करना पड़ रहा था उन लोगों को, साथ ही संविधान लिखे जाने के पश्चात जो है भारत बंटवारे की त्रासदी से भी गुजर रहा था। पाकिस्तान नामक एक नए देश का जन्म भी इसी बंटवारे के कारण हो गया। लाखों लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ था और दंगे फसाद भी होने शुरू हो गए थे। तो दंगे फसाद और हत्याओं के दौर में पूरा भारतीय उपमहाद्वीप धरती के इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय उथल पुथल में जूझ रहा था। उस समय संविधान बन रहा था। आप सोचिए, एक तरफ लड़ाई हो रही है, मारकाट हो रही है, हत्याएं हो रही है, उस समय संविधान बनने की बात चल रही है। कोई चीज़ को बनाने के लिए कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। 300-400 लोग थे और उस समय उनको संविधान बनाना था। अब संविधान बनाना था, चूँकि एक देश होता, एक भाषाएं होती, एक धर्म होती, एक जाति होती तो आसानी होती। अब यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं, बहुसंख्यक समुदाय भी है। सबके हितों को ध्यान में रख करके संविधान को बनाना ये काफ़ी ही कठिन काम था। लोगों को उस समय समझ में नहीं आ रहा था किस प्रकार से नियम और कानून को बनाया जाए ताकि सबके लिए अच्छा हो।
अब यहाँ पे दिक्कत आ रही थी संविधान बनाने के लिए, एक तरफ मारपीट हो रही थी, एक तरफ संविधान बन रहा था। तो संविधान सभा के सदस्यों ने भारत की राष्ट्रीय एकता और विविधता के बीच संतुलन को बनाए रखते हुए एक संविधान को एक कल्पना के तौर पर बनाया। ठीक है, एक ऐतिहासिक दस्तावेज दिया, शुरुआत में जो दिया एक अच्छा दस्तावेज दिया जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। उस झगड़े के दौरान भी एक अच्छे तरीके से संविधान तैयार हुआ। इस दस्तावेज में संविधान सभा के सदस्यों ने देश में सामाजिक आर्थिक और सुधार जो आर्थिक सुधार था उनके द्वारा गरीबी खत्म करने और जनप्रतिनिधियों के चयन में आम जनता की भूमिका को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। उसमें जनता को ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया, जनता को अधिक शक्तिशाली बना दिया। तो उस समय इस झगड़े के दौरान ये इतना सा कदम उन्होंने उठाया जो कि बहुत ही अच्छा काम हो गया, उन्होंने इसको कर दिया। अब ये बात है कि जब चली गई सरकारों के हाथों में, जब बन गई, तो अब देखिए क्या होता है। अब भारतीय संविधान का जो निर्माता था, संविधान को जो लिखते समय देश किस तरह से जूझ रहा था, एकता, विविधता, सामाजिक आर्थिक सुधार और जनप्रतिनिधियों की चिंताओं से लगातार जूझ रहा था। क्योंकि उस समय संविधान बन रहा था तो उस समय तो चिंता का विषय था ही, बहुत लोग को चिंता हो रहा था, इधर ये उधर वो, अनेकों तरह की चिंताएँ थी उस समय। ठीक है, तो भारतीय संविधान के मुख्य आयामों को तैयार करते समय संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के अपने उद्देश्यों की जो प्राप्ति हुई, इन चिंताओं को बखूबी हल किया। सोचते तैयार हुआ आखिर में, तो उनकी चिंताएं खत्म हो गई। उसमें पहला था जो बना था, उसमें पहला था संघवाद के बारे में बात करते हैं। था संघवाद। हमारे देश में केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारें हैं। संघवाद में क्या क्या है वो हम बता रहे हैं कि संघवाद में आखिर क्या है। हमारे देश में केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारें हैं। तीसरे स्तर पर कौन है? पंचायती राज व्यवस्था का शासन है। जब देश में एक से अधिक स्तर पर सरकारें होती है तब इसे क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश में केंद्र और राज्य स्तर पर जो सरकारें हैं, तीसरे स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का शासन है। तो जब देश में एक से अधिक स्तर की सरकारें होती है तब इसे संघवाद कहते हैं। दरअसल भारत में क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर इतने अधिक समुदाय हैं कि केवल दिल्ली में बैठकर पूरे देश का शासन चलाना असंभव है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने ऐसी शासन व्यवस्था विकसित की। फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। इसे स्पष्ट करने के लिए संविधान में केंद्रीय सूची और राज्य सूची भी बनाई गई है। हमारा संविधान यह भी तय करता है कि हर स्तर पर सरकारें अपने कार्यों के लिए धन की व्यवस्था कैसे और कहां से कर सकती है। तो संघवाद के तहत हर स्तर पर सरकारों की अपनी शक्तियां और अधिकार जो है संविधान से ही मिलते हैं। निचले स्तर की यानी राज्य सरकारें केवल केंद्र सरकारों की प्रतिनिधि नहीं होती है। देश की तमाम जनता सभी राज्य स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों की नीतियों के तहत ही आती है। दूसरा उसमें था आपका ये क्या कहते हैं उनको, इनका था संसदीय शासन प्रणाली। क्या था? संसदीय शासन प्रणाली था कि सरकारों के सभी स्तरों पर जो जनप्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है जनता स्वयं करती है। संविधान में भारत के सभी वयस्क यानी 18 साल या इससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। देश का हर नागरिक स्वयं भी चुनाव लड़ सकता है। संविधान की रचना करते समय संविधान सभा के सदस्यों ने समझ लिया था कि स्वतंत्रता संग्राम द्वारा भारत की जो जनता है उनको वयस्क मताधिकार देना पड़ेगा। वयस्क मताधिकार दें तो वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जो लोग 18 साल के हो चुके हैं उनको वयस्क मताधिकार मिलेगा, वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम द्वारा भारत की जनता को वयस्क मताधिकार से लोकतांत्रिक विचारों और तौर तरीकों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा तथा धर्म, जाति, वर्ग, स्त्री, पुरुष और क्षेत्रीयता के फर्क पर आधारित जब देश के सभी लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं तब ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसी को सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। उसके बाद उसमें था आपका राज्य की शक्तियों का बंटवारा। राज्य की शक्तियों का बंटवारा था। हमारे संविधान के तहत राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जबकि कार्यपालिका संविधान के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखती है। तीसरा ये था
अंग न्यायपालिका था, जो न्यायालयों की व्यवस्था को देखती है, न्यायालय की व्यवस्था को वो देखती है। हमारे संविधान में राज्य की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सभी अंगों की शक्तियाँ भिन्न होती है और शक्तियों के इसी बंटवारे के आधार पर राज्य के सभी अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, जिसे सत्ता का हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें सत्ता का संतुलन बना रहता है। मौलिक अधिकार भी उसमें था कि अंग्रेजी शासन की भारतीयों पर जो ज़्यादातर जो देश के राष्ट्रवादी नेता थे, उनके मन में राज्य के प्रति शक पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादियों ने स्वतंत्र भारत में राज्य द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक लिखित अधिकार होने की पुरजोर वकालत की थी उन्होंने, कि भाई एक लिखित अधिकार हमको होना चाहिए। हमारे संविधान में दिए गए मूल अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के निरंकुश और मनमाने प्रयोग से बचाते हैं। संविधान में देश के अल्पसंख्यकों से, मतलब बहुसंख्यकों से जो अल्पसंख्यक के अधिकारों की जो रक्षा का आश्वासन भी दिया गया है हमारे संविधान में। अभी हम कुछ देर पहले बताए, डॉक्टर अंबेडकर जो थे, उनके अनुसार इनका दोहरा उद्देश्य है कि एक तो यह कि देश का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों का दावा करने की स्थिति में हो, और दूसरा यह कि ये अधिकार कानून बनाने का अधिकार रखने वाली हर सत्ता या संस्था के लिए बाध्यकारी हो। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी जोड़ा था, एक नीति निर्देशक खंड भी उसमें जोड़ा था। संविधान सभा के जो सदस्य चाहते थे कि देश में अधिक से अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सकें और स्वतंत्र भारत जो है, भारतीय राज्य जो है, देश की जनता में व्याप्त गरीबी को दूर करने वाले कानून और नीतियों को भी सिद्धांतों के मार्गदर्शक समझकर सदैव सामने लाए जाएं। तो संविधान सभा के सदस्यों में भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को भी संविधान में शामिल किया, जैसे कि बहुत सारे उसमें प्रावधान हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। इतना समझिए अब कि ये हम आपके जो मूलभूत अधिकार हैं उनके लिए संविधान में जगह बनाई गई, सब चीज़ संविधान में लगभग दे दी गई जो आपकी लोकतांत्रिक सरकार में होनी चाहिए। ठीक है, तो एक उसमें धर्मनिरपेक्षता भी थी। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि आप किसी भी धर्म के हों, आप स्वतंत्र हैं, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप ईसाई हैं, क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग शुरू से रहते आ रहे हैं। तो जहाँ राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता, यानी जहाँ राज्य किसी भी एक धर्म को अधिकृत रूप से बढ़ावा नहीं देता है, वहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। लेकिन अक्सर किसी देश का जो अतीत होता है, उसका इतिहास भी उस देश के संविधान की दिशा और दशा तय कर देता है। यहाँ संविधान उन सपनों, आदर्शों और विचारों को तय करने में अहम भूमिका निभाता है, जिन्हें देश में लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए वास्तविकता में बदलना चाहते हैं। हालांकि जिन देशों में भारी परिवर्तन आते हैं, उन देशों का संविधान भी उसी अनुसार बदल जाता है। मसलन अभी हाल ही में नेपाल में जो राजशाही खत्म होने पर वहाँ का लोकतंत्र स्थापित हुआ और इसलिए वहाँ के नागरिकों की इच्छा के अनुरूप नए संविधान की जरूरत पैदा हुई। तो 1.5 दशक पूर्व दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजी राज्य के खात्मे के बाद नया संविधान बना। इसी तरह 1991 में तत्कालीन जो सोवियत संघ था, जिसको अभी हम रूस बोलते हैं, के विघटन के बाद कम्युनिस्ट शासन की समाप्ति पर नए रूस की शासन प्रणाली को आमूलचूल बदलाव आए। भारतीय संविधान के आयाम देखने में जटिल और समझने में मुश्किल जरूर लगते हैं, लेकिन इसके सभी पहलुओं को सीखना, समझना और ठोस रूप से उनके अर्थ को जानना असंभव नहीं है। आप उनको आसानी से समझ सकते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो हमने ये जहाँ तक था उनको हमने बता दिया। इन सारी बातों से आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, वो सारा क्लियर हो गया होगा। अगले दिन हम इस चैप्टर का प्रश्न और उत्तर लेकर के आएंगे। जो अगला वीडियो होगा उसमें इसी अध्याय के क्वेश्चंस और आंसर होंगे, वो आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले दिन अगले अध्याय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।